नमस्कार और सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली पानी की समस्या है और इससे रिलेटेड बहुत सारी मिशन, बहुत सारी स्कीम जो सरकार ने लाई हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे। सो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा सो दैट सब लोगों को क्लियरली समझ में भी आ जाए और कहीं कोई समस्या भी ना हो। सो बिना ज़्यादा समय व्यर्थ किए हुए मैं सीधा प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। सभी लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है जी। आज का जो सब्जेक्ट है वो है कुछ सरकारी योजनाएं, उनसे संबंधित समस्याएं जो उत्पन्न हो सकती हैं और हमारा वैदिक सृजन के जो समाधान हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम मधुकर स्वयंभू है, आप सब लोग मेरे को जानते ही हैं। तो सीधा प्रेजेंटेशन पे आते हैं। जो 3 सबसे बड़ी जो योजनाएं अभी जो चल रही हैं सरकार की, हर घर नल जल योजना, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, इन तीनों के बारे में बात करेंगे और वैदिक विज्ञान की मूल धारणाएं क्या हैं और प्राकृतिक जलाशयों के जो नैसर्गिक दायित्व हैं वो क्या हैं और फिर इनका पारिस्थितिकी तंत्र का जो जीर्णोद्धार है वो कैसे करेंगे और उसको करने से समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, इस बारे में बात करेंगे। तो जो पहली जो योजना है वो है हर घर नल जल। हर घर नल जल ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर घर में जब नल जल जाएगा तो उसका एक नैसर्गिक उपक्रम ये भी होगा कि हर घर में मल जल या अपशिष्ट जल का उत्पादन होगा। अब ये जो अपशिष्ट जल है, जो वेस्ट वाटर है, ये कहाँ जाएगा? ये सभी गांव के तालाबों में जाएगा। तो गांव के तालाबों में ये जाने से एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि जो जल है तालाबों में वो खराब होना शुरू होगा, जिसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या है कि अभी आज की डेट में यदि बर्तन धोना हो या कपड़े धोने हो या नहाना हो, हर चीज़ में हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और ये सारे केमिकल्स जो हैं इनका जो मूल तत्व होता है वो नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनिया, सल्फेट, इस तरह के रसायन हैं जो पानी में घुल के अपशिष्ट जल का निर्माण करते हैं। ये सारा जल जब जलाशयों में जाता है तो यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब पानी जो है वो ठहरा हुआ पानी है और सड़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से उसमें खाई आती है और उसका जो अ, भारीपन है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से पानी एक तरह से स्थिर हो जाता है। तो पानी में बहुत तरह के जो सूक्ष्म जीवी हैं वो उत्पन्न होते हैं और ठहरे हुए पानी में मच्छर उत्पन्न होते हैं, फिर बदबू आती है, तो और तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सरकारी तरीका है पानी को ठीक करने का वो है एसटीपी। तो हर गांव के हर तालाब में एसटीपी लगाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो इसकी लागत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए यथावत स्थिति में जल का पारिस्थितिक तंत्र को पुनरुद्धार करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके ऊपर अभी काम नहीं हो रहा है ज़्यादातर जगहों पर। तो ये एक समस्या का निर्माण होता है। दूसरी जो बहुत बड़ी योजना है वो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक पोर्शन जो है वो है मनरेगा के अंतर्गत तालाबों का निर्माण, जलाशयों का गहरीकरण, जलाशयों से गाद और जलकुंभी की सफाई और सिंचाई के लिए जल प्रबंधन। लेकिन इसमें भी समस्या ये आती है कि जब हम तालाबों का गहरीकरण करते हैं या भौतिक रूप से जो जलकुंभी वगैरह है उनकी सफाई करते हैं या गाद हटाने का प्रबंध करते हैं, तो उसमें जो गाद है और जो पंख है उसमें भेद हम नहीं कर पाते हैं जब भी आप कोई भौतिक प्रक्रिया करते हैं। अब गाद जो है वो स्थूल रासायनिक तलछट की एक परत है जो नीचे ज़मीन में मतलब तालाब के तल में जमा हो जाती है। ये सब कुछ जो रसायन जो हमने डाले हैं तालाब में अपशिष्ट जल के माध्यम से, वो सब जो नीचे जम जाता है वो गाद है।
और जो कीचड़ है, जो मृदा के सूक्ष्मतम कण जो हैं, वो निर्माण करते हैं पंख का। तो पंख जो है वो एक प्राकृतिक संरचना है, और गाद जो है वो एक मानव निर्मित संरचना है। तो हमें गाद को तो हटाना है, लेकिन पंख को नहीं हटाना है। तो अब जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भौतिक प्रक्रिया करते हैं, तो गाद और पंख में हम भेद ही नहीं कर पाते। इस वजह से जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो जलीय जैव विविधता है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से जो मछलियाँ हैं, जो लेट अस सपोज कुछ कछुए हैं, या जिस भी प्रकार के जलीय जीव हैं, उनका जो जीवन है वो बाधित होता है। तो ये एक समस्या का निर्माण होता है इस प्रकार। जो तीसरी बहुत बड़ी योजना है वो है जल शक्ति अभियान। उसके अंदर वर्षा जल संचयन है, वनीकरण है, जलाशयों का जीर्णोद्धार है और अपशिष्ट जल प्रबंधन है। ये 4 स्टेप्स हैं जो कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लेने हैं। बिकॉज पूरे भारत में करीबन 256 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर जल की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि जो भूमिगत जल है उसका भी क्षय हो चुका है, और जो जितने भी जलाशय हैं उनका भी पानी पीने योग्य नहीं है। तो बहुत बड़ी जल की समस्या 256 जिलों में है। उनके अंदर ये जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि जल की प्रचुरता को निश्चित किया जा सके। अब इन चारों स्टेप्स में जो समस्या उत्पन्न होती है वो ये है कि जल संचयन बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन इसकी जो विधि है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, वो सारा का सारा फिजिकल प्रोसेस है। मतलब पाइपलाइन बिछा के ज़मीन में गड्ढा करके जो छत पे गिरने वाला पानी है उसको ज़मीन तक ले आना है, बट उससे जो भूमिगत जलाशय है उसका पुनर्भरण नहीं हो पाता। वनीकरण में समस्या ये है कि वनीकरण के लिए आपका जल प्रबंधन नहीं है। तो आप कभी भी लगाते हैं तो पौध लगाते हैं, आप पेड़ नहीं लगाते हैं। पौध बड़े होके पेड़ का रूप लेगा, लेकिन वो बड़े होने के लिए उसको जितना पानी चाहिए उस जल का प्रबंधन नहीं हो पाता है। जलाशय जीर्णोद्धार मैं ऊपर एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि जलाशय जीर्णोद्धार की जो प्रक्रिया है, जो सरकारी प्रक्रिया है, वो या तो भौतिक है या तो रासायनिक विधि है, और दोनों में अपने अपने समस्याएं हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर जगहों पे एसटीपी का निर्माण है, और एसटीपी हर जगह निर्मित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए आपको निर्माण के लिए, और उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन ड्राइव और वाटर बॉडी डिसिल्टिंग, ये चारों प्रक्रिया पिछले 50 साल से अपनाई जा रही है, लेकिन जल की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है, वो घट नहीं रही है, क्योंकि ये चारों प्रक्रियाओं में एक बहुत बड़ा बेसिक लकूना है, फ्लॉ है, एक कमी है। वो कमी ये है कि ये चारों की चारों प्रक्रिया जो हैं वो जो हमारा वेस्टर्न साइंस है, जो पाश्चात्य विज्ञान है, उसके ऊपर आधारित है। तो अब हमको अपना जो वेस्टर्न साइंस है और जो हमारा वैदिक विज्ञान है, उसके अंदर जो मूलभूत डिफरेंस है उसको भी समझना ज़रूरी है। ये मूलभूत धारणाओं में भेद क्या है। तो पाश्चात्य विज्ञान ये कहता है कि प्रकृति को समझकर उस पर हमको अपना आधिपत्य जमाना है। मानव सर्वोपरि है, प्रकृति एक जड़ तंत्र है, हमको उस तंत्र को समझ लेना है और उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना है। सभी पदार्थ जो हैं वो मृत हैं, जल, मृदा और वायु ये सब पदार्थ हैं, इस तरह से ये भी मृत हैं। अब इसके विपरीत वैदिक विज्ञान ये कहता है कि प्रकृति पूजनीय है, प्रकृति एक सर्वोच्च है। मनुष्य जो है वो सिर्फ एक प्रकृति की अभिव्यक्ति मात्र है, और पंच महाभूतों से ही जीवन की सृष्टि हुई है धरा पर। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सभी जीवित पारिस्थितिक तंत्र हैं, और प्रज्ञ हैं, अच्युत हैं, सनातन हैं, और इन्हीं के कारण जीवन संभव हुआ है, अतः ये मृत पदार्थ नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ा भेद है बिटवीन वेस्टर्न साइंस एंड वैदिक साइंस। अब वेस्टर्न साइंस के आधार पे हमने कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जो पिछले 50 साल से कार्यरत है, और उसका हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है।
तो अब हम वैदिक विज्ञान की धारणा से यदि आगे बढ़ते हैं तो उसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है, उस पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि वैदिक सृजन में हम लोग वैदिक विज्ञान पर ही काम कर रहे हैं और जितने भी जलाशयों का जीर्णोद्धार हमने किया है आज तक और जितनी भी हमारी परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं, 4 परियोजनाएं हमारी चल रही हैं। एक हैदराबाद में है, एक अयोध्या में है, 2 दिल्ली में हैं, जो लगातार चलती आ रही हैं और जिनमें लगातार आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। सो प्राकृतिक जलाशयों के कुछ दायित्व हैं जो प्रकृति ने निर्धारित किए हैं। इसमें सबसे नीचे मिट्टी है, मृदा है, धरती है, फिर पानी है और फिर हवा है और इन सब लेयर्स में आपस में एक्सचेंज होता रहता है। जो नैसर्गिक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, अब मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले नीचे जो मिट्टी है उसके अंदर मृदा कोशिकाएं हैं, जिनके माध्यम से जो सतह पे जो पानी है, जो सतह पे जो जलाशय है, मिट्टी के ऊपर जो जलाशय है, वो भूगर्भीय जलाशय जो है, मिट्टी के नीचे जो जलाशय है, उससे आपस में लिंक होता है। ठीक है, इस मृदा कोशिका लिंक के माध्यम से जो जल है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो जब ये ट्रैवल करता है तो जैसे ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी सीधा नीचे जाता है, तो प्राकृतिक जो वर्षा जल संचयन है वो प्राकृतिक रूप से होता है। दूसरी चीज़ है, पानी के अंदर एक जलीय खाद्य श्रृंखला है जिसमें एक सूक्ष्म जीवी तत्व है जिनको जो प्लावक होते हैं, प्लैंक्टन्स जिनको बोलते हैं, वो कंज्यूम करते हैं और प्लैंक्टन्स को जो मछलियाँ हैं वो खाती हैं और मछलियों का जो एक्सक्रीटा है, जो विष्ठा है, दैट इज़ अमोनिया, तो जिनको जो सूक्ष्म जीवी तत्व हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो उनको कंज्यूम करते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला पानी के अंदर चलती है और पानी और हवा के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो ये है कि पानी सबसे पहले कार्बन का अवशोषण करता है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे ऑक्सीजन जो है प्राणवायु, उसका उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जन पानी के अंदर होता है, तो इसलिए जितने भी जलीय जीव हैं उनके सांस लेने के लिए उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु का संचार होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है और जलीय खाद्य श्रृंखला भी इस तरीके से पोषित होती है और सभी सूक्ष्म जीवी से लेकर के जो आपकी मछलियाँ हैं और जो कछुए हैं, जो केकड़े हैं, किसी भी प्रकार के जो जलीय जीव है उनके सांस लेने के लिए प्रचुर मात्रा में प्राणवायु उपलब्ध होती है। ये एक एक्सचेंज है जो कि पानी और हवा के बीच में हो रहा है और इस प्रकार से पूरा का पूरा तंत्र चलता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पानी है, जो जलाशय हैं, क्या वो प्राकृतिक रूप से भी खराब होते हैं, पोल्यूट होते हैं, उनमें प्रदूषण होता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, प्राकृतिक रूप से भी उनका प्रदूषण होता है। जैसे ही कोई स्टॉर्म आता है या मतलब भूकंप आता है या बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है, तो उससे जो पानी के अंदर जो जीव हैं उनको वो पहले पता लगता है, बिकॉज पानी जो है वो एक ज़्यादा अच्छा मीडियम है कंपेयर टू एयर या सॉइल। तो उनको ये सब सारी चीज़ें जब पता लगती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं, उनके एक्सक्रीटा से पानी में अमोनिया बढ़ता है। या आंधी तूफान आता है तो आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्ते हैं या जो फूल हैं या फल हैं वो सब पानी में गिरते हैं, इससे पानी में एक्सेस ऑफ फॉस्फेट आता है। तो फॉस्फेट और अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इनके बढ़ने से यूट्रोफिकेशन होता है। तो प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से भी पानी का यूट्रोफिकेशन होता है और जब ये होता है तो प्रकृति जो जलीय खरपतवार है, जैसे जलकुंभी है, अजोला है, हाइड्रिला है, खज्जी है, इस तरह की जो जलीय खरपतवार है उनका निर्माण करती है और ये एक्सेस ऑफ फॉस्फेट नाइट्रेट को कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम कर लेते तो इनका भी खाना खत्म हो जाता है, फिर ये पानी में डूब जाते हैं और पानी में इनका भी विघटन हो जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से जलाशय का प्रदूषण और उनकी जो अक्षय प्रणाली है वो इस प्रकार काम करती है। अब जब इसके अंदर हम लोग गंदगी फैलाते हैं, मतलब मानव निर्मित प्रदूषण, यानी कि हमारा जो
सीवेज है, जो अपशिष्ट जल है, या जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, जो औद्योगिक जो अपशिष्ट जल है, वो जब जलाशयों में जाता है तो जलाशय के लिए, प्रकृति के लिए कोई नई बात नहीं है। प्रदूषण नैसर्गिक भी होता है। तो अब जो हमारा भी जो अपशिष्ट जल है उसके अंदर भी नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जलीय खरपतवार का निर्माण होता है और वो उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि उसके कंज्यूम करने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन हम फिर से जो अपशिष्ट जल है वो ऐड कर देंगे। तो इसकी वजह से जो जलीय खरपतवार है वो आएगी तो ज़रूर, लेकिन जाएगी कभी नहीं, क्योंकि उसका जो फूड है, उसका जो सप्लाई है, वो निरंतर चला आ रहा है। तो उसके चले आने की वजह से वो आएगी और वो धीरे धीरे पूरे सरफेस को, पूरी सतह को आच्छादित कर देगी। पूरी सरफेस को क्लीन करने के बाद क्या होगा कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगा। जब पानी के अंदर नहीं जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से प्राणवायु का जो उत्सर्जन है वो रुक जाएगा। और वो उत्सर्जन रुकने की वजह से जो पूरा का पूरा जो जलीय खाद्य श्रृंखला है वो टूटना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो पानी के अंदर जो जीव है उनके सांस लेने के लिए जो उपयुक्त मात्रा प्राणवायु की है उसका उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इस तरीके से पानी का विघटन स्टार्ट हो जाएगा, और वो विघटित होते 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 एक समय वो आएगा कि नीचे पूरी गाद की लेयर होगी, ऊपर पूरी जलीय खरपतवार की लेयर होगी, और इन दोनों लेयर्स के बीच में पानी जो है वो कैद हो जाएगा और उसका विघटन होता जाएगा। इस विघटन की वजह से सिलसिलेवार ढंग से समस्याएं पैदा होंगी। जैसे जब पानी में आप अपशिष्ट जल मिलाते हैं तो वो पानी में घुल जाता है, तो या तो वो निलंबित है या तो वो विघटित है। अगर वो विघटित ठोस पदार्थ है या निलंबित ठोस पदार्थ है तो उसकी वजह से जो पानी का घनत्व है वो बढ़ जाएगा। जब भी पानी का घनत्व बढ़ेगा, पानी की जो धारा है वो रुकना शुरू हो जाएगी, वो स्लो होते 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 ऑलमोस्ट बिल्कुल शिथिल हो जाएगी। जब वो शिथिल हो जाती है तो रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त इन्वायरमेंट है। तो मच्छरों की ब्रीडिंग होगी और मच्छरों की संख्या बढ़ेगी। मच्छरों की संख्या बढ़ने से जो वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं उनमें इजाफा होगा, जैसे आपका डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। पानी के खुद के सड़ने की वजह से जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, जैसे आपका डायरिया है, कॉलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, ये सब बढ़ेगा। तो ये मतलब हर जलाशय जो है वो बीमारियों का घर बनता चला जाएगा। और इस प्रकार से जो भी जलाशय है उसकी तरफ लोग जाना बंद कर देते हैं, तो वहाँ जाने से ही आपको बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। फिर धीरे धीरे वो जो है कूड़ा संचयन केंद्र बन जाएगा। यहाँ पे जो भी जाएगा वो अपना कूड़ा डाल के आएगा। इस तरीके से जो जो जलाशय हैं वो समाज के लिए सहायता करने के बजाय वो समाज के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है। तो इस तरीके से पानी का विघटन होता है। अब हमारी जो प्रक्रिया है इसको ठीक करने की वो बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमको जलाशयों को पहले थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। वो किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आते हैं, किस तरह का उनमें प्रदूषण है, कितना प्रदूषण है, किस तरह की खरपतवार है, वो सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद हम उसके लिए एक औषधि बनाते हैं जो कि पूरी तरीके से जो अपना वैदिक पद्धति है उससे बनाई जाती है। इसमें करीबन 1008 जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हमको केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस जलाशय में किस समस्या के लिए कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना है, किसका नहीं करना है। इस तरीके से हम पूरी एक औषधि का निर्माण करते हैं और उस औषधि को ही जलाशय में छोड़ा जाता है। जब उसको जलाशय में छोड़ा जाता है तो जलाशय में छोड़ने की वजह से जलाशय में कुछ विद्युत अणुओं का संचार होता है, इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही पानी में अवेलेबल होते हैं तो पानी में जो जो रुके हुए जो रासायनिक विघटन हैं वो पुनः स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होते ही विघटन हो जाता है। जैसे
फॉस्फेट है तो फॉस्फेट या सल्फेट है तो उसमें PO3 या SO3 या SO4 या PO4 इस तरह की संरचना होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है तो सिंगल एटम फॉस्फोरस का जो है वो अलग हो जाता है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन ही आपकी प्राणवायु है। उसका प्रोडक्शन आपको पानी के अंदर जब होता है तो वो सीधा के सीधा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाता है। तो पानी में जो प्राणवायु का संचार जो रुक गया था वो वापस से प्रारंभ हो जाता है। और हर जो विज्ञाणु होता है उसमें जो विद्युत अपघट्य होता है उसके अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 युग्मन का चार्ज होता है। ये चार्ज की वजह से जो सुसुप्त अवस्था में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको एक तरीके से CPR का शॉक लगता है और वो पुनः जागृत हो जाते हैं। उनके जागृत होने की वजह से वो अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं और उनके स्टार्ट करने की वजह से जो डिकम्पोजिशन है, जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है, जो जैविक विघटन है, वो दोबारा से प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार से जो TDS और TSS है, मतलब निलंबित और विघटित सूक्ष्म ठोस पदार्थ, उनका विघटन चालू हो जाता है। और जो नीचे जमी हुई जो गाद है उसका भी विघटन चालू हो जाता है। तो इसके चालू होने की वजह से जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है वो पुनः स्थापित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वापस से प्रारंभ हो जाती है और प्राणवायु के सूक्ष्मतम जो बुलबुले हैं उनका धारा प्रवाह संचार सतह की ओर होने लगता है। और उस वजह से जो सतह के ऊपर जो वसा की जो लेयर होती है वो फटना स्टार्ट हो जाती है और वो फटते फटते फिर पुनः जो प्रवाह है, जल का जो प्रवाह है वो स्थापित हो जाता है। तो मच्छर भी गायब हो जाते हैं और जो बदबू है वो भी गायब हो जाती है और पुनः जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो उसका जीर्णोद्धार हो जाता है और पानी जो है वो पहले की तरह निर्मल होना प्रारंभ हो जाता है। तो वसा, शैवाल और जलीय खरपतवार आदि को आपको भौतिक रूप से निकालना नहीं पड़ता है, वो उधर ही उसका विघटन चालू हो जाता है और वो पारिस्थितिक तंत्र में कंज्यूम हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे जलाशयों का जीर्णोद्धार होता है। और यदि हम पारिस्थितिक तंत्र का जीर्णोद्धार करते हैं तो जितने भी हमारे लक्ष्य हैं, जो जल जीवन मिशन के जो लक्ष्य हैं, जो जल शक्ति अभियान के जो लक्ष्य हैं और हर घर नल जल से उत्पन्न होने वाली जो समस्या है, हर घर नल जल, उन सभी का समाधान सिर्फ पारिस्थितिक तंत्र को पुनरुद्धार करने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ग्रामीण परिदृश्य में अगर हम देखें तो ये समाधान कैसे होता है कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, मतलब औद्योगिक जो अपशिष्ट जल है या जो विलेज का सूरज है, यानी अपशिष्ट जल है जो घरों से निकल रहा है, वो सारा का सारा जब जलाशय में आता है तो जलाशय में जब हम इसको उपचार करते हैं वैदिक पद्धति से, या इवन जहाँ पे मवेशी पालन भी है तो जो भी या गौशाला है तो जो गोबर और गोमूत्र है उसको भी आप बायोगैस प्लांट में डाल के उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी ले सकते हैं। और उसकी जो स्लरी है, जो उसका वेस्टेज है, उसको भी आप तालाब में डाल सकते हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ का जो वेस्ट वाटर है वो तालाब में आया और उसमें हमने जब उसका वैदिक पद्धति से उपचार किया तो वो सारा का सारा जो पानी है वो एक न्यूरो इम्यूनो बूस्टर की तरह से काम करता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज जब सनलाइट के प्रेजेंस में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये पूरी की पूरी दवाई का जो संश्लेषण होता है तो वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को वो जागृत करता है। और ये जागृत तंत्र जो पानी है वो पानी न्यूरो इम्यूनो बूस्टर की तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं पशुपालन में भी और उसका ही हम उपयोग कर सकते हैं सिंचाई में भी। तो सारा का सारा जो वेस्ट वाटर है, वो स्टॉर्म वाटर हो, रन ऑफ वाटर हो, किसी भी प्रकार का वाटर हो, वो सारा का सारा वेस्ट वाटर एक फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी पानी के उपयोग जब हम खेती में करते हैं
तो खेती से हमें हर प्रकार की जो बीमारी है और हर प्रकार के जो जीवाणु हैं और जो कीट हैं, उनसे हमको निजात मिलती है, क्योंकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पौधों की है, उसमें बढ़ोतरी होती है और वो खुद ही हर प्रकार के अटैक को डिफेंड कर पाते हैं। इस प्रकार से जो हमारी खेती है वो पूरी तरीके से केमिकल फ्री हो जाती है और जो हमारी उपज है वो गुणवत्ता में भी और मात्रा में भी, दोनों में उसमें बहुत इजाफा होता है। इसके अलावा जो भी गाँव के तालाब हैं, उनकी यदि हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को मेज़र करें, तो उसकी वजह से एक गाँव को एक एडिशनल इनकम हो सकती है, जो कार्बन क्रेडिट है, उसकी वजह से जो रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम सभी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ वैदिक सृजन का जो वैदिक टेक्नोलॉजी है, उससे गाँवों को फ़ायदा हो सकता है और जो भी सरकारी जो योजनाएं हैं, उनका प्रैक्टिकल रूप में उनका बेनिफिट उठाया जा सकता है। बाकी और किसी के भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भेज भी सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं, या जो लोग ग्रुप में हैं वो तो ग्रुप में भी सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज की प्रेजेंटेशन यहीं तक।